थ्योरी करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही क्या कि बेसिकली आपके ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी कुछ बातें आ सकती हैं, और अगर पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ में फिर एमसीक्यूज के अंदर यही होगा कि पड़ोसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो भाई पड़ोसी की मदद ना लेनी पड़े, क्योंकि कई बार पड़ोसी सही भी होता है लेकिन ज़्यादातर बार गलत ही रहता है, तो इसलिए पढ़ लें और खुद पे ही विश्वास रखें। ये तीसरी बुक ठीक है, ठीक है। तो चलो खैर बिना किसी देरी के फटाफट से चीजों को करना शुरू कर देते हैं। और हाँ भैया, बातें ना करें, ऑब्वियसली मैक्सिमम जितनी भी बातें होंगी कुछ एक बातों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, तो उन बातों को सुनते रहें, रिकॉल करते रहें, और जो बातें नहीं पता होंगी तो वो चीजें थोड़ा सा अभी के अभी माइंड के अंदर रिटेन करने की भी कोशिश जरूर कर लीजिएगा। बातों की शुरुआत होती है आपकी पार्टनरशिप की थ्योरी से, जहां पार्टनरशिप की थ्योरी के अंदर उम्मीद करता हूं हम सभी के सभी ये बात जानते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कौन कौन कितने होते हैं, नंबर तो वो 2 होते हैं। और ये मैक्सिमम वाली लिमिट भी उम्मीद करता हूं पता है कि 50 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। और ये मेंशन कहां है ध्यान रखिएगा, ये बात नहीं है कि पार्टनरशिप की मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेंशन है, तो ये बात नहीं है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आया तो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना, किसे सेलेक्ट करना है, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट को सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। और कंपनीज एक्ट कौन से ईयर का वो भी आप लोगों को याद होगा, कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा पार्टनरशिप के कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट यानी कि ये कुछ एक थ्योरेटिकल बातें जो आमतौर पे किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को पार्टनरशिप कहलाने में मदद करती हैं। और वो क्या क्या हैं, कुछ एक तो बहुत ज्यादा बेसिक चीज हैं जो मैं यहां पर लिखूंगा भी नहीं, जैसे कि जो बिजनेस है वो आपको लॉफुल नेचर का करना है, इलीगल नहीं करना। ऑब्वियस बात है, लॉफुल नेचर का करना है, कम से कम 2 लोग जरूर होने चाहिए, सही बात है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी बात है, क्या कि पार्टनरशिप डेफिनेटली बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर आप ये चाहो कि तुम और तुम्हारे साथ में कुछ लोग आपस में मिलकर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें, वो भी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, हाँ आपके अंदर से आत्मा तो यही कहेगी कि हाँ क्या ही दिक्कत है, मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए मिलके काम करना क्या बुराई है, सरकार क्यों रोकेगी इस चीज के लिए? तो सरकार रोकती है भैया, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने क्लास 11 बीएसटी के अंदर पढ़ा था उस फॉर्म में काम कर सकते हो, करते भी हैं। कौन? तुम्हारे स्कूल्स नहीं, वो हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही, लेकिन वो प्रॉफिट कमाते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही। उनका उद्देश्य नहीं है प्रॉफिट कमाना, लेकिन वो कमाते हैं प्रॉफिट। उनका उद्देश्य है सोशल वेलफेयर करना, यानी पूरे के पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को अपलिफ्ट करना। भाई थ्योरेटिकली यही बातें होती हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर यही सब कुछ लिखा रहता है कि हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसे करके बातें हैं। खैर, साथ ही साथ कंपनी फॉर्म में भी किया जा सकता है चैरिटेबल नेचर का काम, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से याद नहीं रखोगे तो मे भी हो सकता है कि पेपर के अंदर आप गलत कर दें। हाँ, वो मिल जाती है आराम से, खुद के लिए मांगो वो नहीं मिलती जल्दी से, है ना। हाँ चलो खैर, तो सुन लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक जो ये भी आप लोगों को याद होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो आपका इक्वली रहता है। इसके अलावा आईओसी, आईओडी और पार्टनर सैलरी के केस में, तीनों के केस में ही आपकी सेम बातें थी आपकी कि आईओडी ना दिया जा सकता पार्टनर्स को, आईओडी ना लिया जा सकता, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जा सकता पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना लिया जा सकता पार्टनर्स को, सैलरी ये भी नहीं हो सकती। तो कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है ये बातें तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती और नहीं ली जा सकती। हालांकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसके केस में तो एक खास बातें थी, ये तो चार्ज की कैटेगरी में था, चाहे डीड हो या ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता था। तो ये बातें मैक्सिमम उम्मीद करता हूं सभी को याद होंगी, लेकिन ये अच्छे से याद रखिएगा कि ये 6% की बात किस केस में है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में। अब बहुत से बच्चे मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि 6% हाँ इंटरेस्ट के केस में है, परसेंटेज 6%, ये नहीं देखते इंटरेस्ट किसके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एग्जाम में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चिपका दिया उस पर भी 6%, तो नहीं करना है ये काम, ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बात चल रही है पार्टनरशिप डीड की, तो जरा सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। हालांकि एक दूसरा वर्ड ये भी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब यहां पर रिटन में नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब पार्टनर्स का
एग्री होना, पार्टनर्स का एग्री होना तो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। एग्री ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली ये तो आपके लिए कंपलसरी नेचर की बात हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं ये भी बातें याद होंगी आप लोगों को कि अगर 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 हमने रिटन में बनवा लिया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर हमने रिटन में बनवा लिया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसी को तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और इस डीड को हम जाकर रजिस्टर भी करा सकते हैं। कहां कराएंगे जाकर रजिस्टर? हाँ, तो हम कराएंगे रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में जाकर। और ये रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना, क्या ये कंपलसरी है, ऑप्शनल? तो देखिए, मान के चलिए ज्यादातर सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप की दुनिया के अंदर ऑप्शनल ही है। लॉ जो की है बहुत ही लीनियंट नेचर का है यहाँ पर, कि देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनानी है देख लो, नहीं बनानी तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना तो भी चलेगा, हर केस में तो भी चलेगा, तो भी चलेगा की बात है। बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंपलसरी है, जिसका मतलब है पार्टनर्स का एग्री होना किसी भी एक पर्टिकुलर सेम मैटर पर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, वगैरह वगैरह। तो इस पर एग्री होना उनका काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी चीज आपकी ऑप्शनल नेचर की ही है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप डीड को जाकर रजिस्टर कराना वो बात अलग है। असल जिंदगी में अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनवा ली है, रिटन में बनवा लिया है पार्टनरशिप डीड, तो उसको करा ही लेंगे फिर हम रजिस्टर, वरना बनवाई ही क्यों थी पार्टनरशिप डीड? तो ये वाली बात है। तो असल जिंदगी में अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनवा लेता है तो जाके रजिस्टर करवा ही लेता है, बस एक चक्कर मारना पड़ेगा ऑफलाइन रजिस्ट्रार और फर्म्स के ऑफिस में। हालांकि एक चक्कर तो मारना पड़ेगा, बहुत से लोग इस एक चक्कर को बचा जाते हैं कि कौन जाएगा कौन धक्के खाएगा, तो वो नहीं कराते रजिस्टर। क्या कोई परेशानी की बात है? तो ऑब्वियसली कोई परेशानी की बात नहीं है। अगली बात, पार्टनरशिप डीड के कई बार कंटेंट से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। कंटेंट मतलब कि इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते होंगे, क्या क्या होते होंगे कंटेंट्स। तो नेचर ऑफ अ बिजनेस, क्या काम करते हैं, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, कहां काम करते हैं, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, साथ ही साथ जो हमारी ये बातें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने रेट से लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, सैलरी देंगे या नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज, वो कुछ और भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। हमने इनिशियली कितना पैसा लगाया, यानी कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट। क्या ये सारी बातें याद रखनी है ना? पार्टनरशिप से रिलेटेड संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं वो सारी की सारी डीड के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। पार्टनर के नाम, एड्रेस, पते से लेकर आपके पैसे से रिलेटेड बात, यानी आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड होती हैं, ऐसे करके चीजें। देन इसके बाद में एक हमारा ये चैप्टर नंबर 2 आता है, जहां से मान के चलो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बेसिस पे हर बार तो नहीं लेकिन काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। ये याद है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं? लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, अगर आप एक अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर बिजनेस करेंगे तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली गुडविल ज्यादा रहेगी। बेकार लोकेशन पे करेंगे तो बेकार गुडविल। हाँ जी। और कस्टमर सर्विसेज, यानी कि अच्छी कस्टमर सर्विसेज देंगे तो आपके मार्केट में नाम बनेगा, बेकार देंगे तो मार्केट में नाम खराब होगा। आगे, और क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी दोगे अच्छा नाम बनेगा, बेकार क्वालिटी दोगे बेकार नाम बनेगा। और स्टैंडर्डाइजेशन, पीएसटी को छोड़ दो, यहां तो नहीं है ऐसा कोई वर्ड, है यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन? नहीं, यहां कोई नहीं है, खैर। और हाँ हाँ, मतलब यहां जो कीवर्ड है, कीवर्ड स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये क्वालिटी जरूर है वर्ड, ये लिखा हुआ है। आफ्टर सेल वो तो कस्टमर सर्विस के अंदर कवर हो गया, ठीक है जी। कस्टमर वो भी सब कस्टमर सर्विस में आ गया। इसके अलावा हमारी खुद की मैनेजमेंट वो कितनी एफिशिएंट है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आधी बार आया भी हुआ है। हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी, अच्छे से काम करेगी तो ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक हेडिंग दी हुई है और वो भी शुरुआती हेडिंग ही दी हुई है, तो ये तो कोई अनइंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ एक ये बातें भी होती है हमारी, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर आपको रिसेंट में कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिले, बड़ा सा रिलायंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो भी छोटू सी कंपनी का, फेमस हो जाएगी वो तो कंपनी बहुत ज्यादा की, रिलायंस से उसे प्रोजेक्ट मिला है, तो कोई भी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है तो गुडविल काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। अनफेवरेबल तो कुछ नहीं होता, अनफेवरेबल कुछ नहीं होता कि किसी घटिया सी कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इतनी घटिया है तो लेंगे क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिससे कि हमारा नाम खराब होगा, तो अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है जी। इसके अलावा तो यहाँ पर और भी थोड़े बहुत पॉइंट हैं, बट वो कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट
नहीं है। तो ये ऐसे करके बातें याद रखनी है जरूर। इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर जैसे आप आगे बढ़ते हो तो ये जो है हम हर इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर, इवन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, सभी चैप्टर के अंदर गुडविल की एडजस्टमेंट, रिजर्व की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। तो कई बार इवन एग्जाम के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी में से भी कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कब करने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि गुडविल एडजस्टमेंट इज नेसेसरी व्हेन, और ऑप्शन के अंदर अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। अब आपको एक कॉमन नाम जो याद रखना है वो क्या, कि इन सभी चीजों की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है कब? हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। कि ये कब आपको करना पड़ता है? जब कहीं भी किसी भी तरीके से फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन यानी फॉर्म के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव आएगा, किसी भी कारण से बदलाव आएगा। हालांकि जब बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली मतलब वही होगा जो आपका सिलेबस है और जो आपके चैप्टर हैं, जो भी सारी की सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें शुरुआत हो जाती है चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद में एडमिशन, कोई भी नया पार्टनर आएगा, कोई भी पार्टनर जाएगा, रिटायरमेंट, उसके बाद में किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या डिसोल्यूशन भी आएगा? हाँ, तो डिसोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहा है, यानी कि एक नया डिजाइन क्रिएट हो रहा है फॉर्म का। पहले ए भी दो पार्टनर थे, अब सी भी आ गया, नया डिजाइन बन गया हमारा। डिसोल्यूशन में तो फॉर्म ही बंद हो रही है, तो री कहां हुआ? दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं है। हालांकि यहां पर ध्यान रखिएगा कुछ एक और एडिशनल पॉइंट भी है। ये तो पर्टिकुलर वो सारे के सारे पॉइंट हैं आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। कुछ एक और भी हैं। जब भी आपको गुडविल की, रिजर्व की, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कब? जब आप अपने पूरे के पूरे बिजनेस को सेल कर रहे हो, उठा के किसी दूसरे को आपने सेल कर दिया, तो तब भी आपको ये काम करने पड़ते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा वैसे नहीं है। मतलब ये कोई चैप्टर तो नहीं है, किसी चैप्टर में टेक्निकली हमने इस तरीके से नहीं पढ़ी है कि पूरा पूरा बिजनेस उठा के बेच रहे हैं हम, आमतौर पर नहीं पढ़ा हमने इस तरीके से। और एक वर्ड होता है ये भी याद रखना आप, अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ फॉर्म, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, दो फर्म मिल जाना, यानी कि दो लोगों का आपस में पार्टनरशिप में कर लेना। दो कंपनी आपस में मिल गई, दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल गई, अमलगमेट हो गई, आपस में मिल गई, मिक्स हो गई, पार्टनरशिप में वो आ गई हैं। तो इन सभी केसेस में आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इन सभी केसेस में गुडविल, रिजर्व और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होती है। आ गए तुम? कल कहाँ थे तुम? दोनों की अलग कहानी चल रही है, तुम दोनों साथ में क्यों गायब होते हो? बताओ जरा। क्लास के बीच में गया है तो छोटा मोटा मिला होगा है ना? चलो खैर, आगे बढ़ जाओ भैया। खैर, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अंदर बेसिकली चैप्टर के बीच में कुछ खास बातें नहीं है, और थोड़ी मोड़ी बातें और अगर सपोज करो मैं करूं। खैर, तो इवन कई बार एग्जाम में ये भी बात पूछी जा सकती है, हालांकि कम चांस है, बट पूछी जा सकती है कि गुडविल को बेसिकली कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ, AS 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये नंबर याद रखना है आपको, AS 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसको डील करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कोई भी AS के नंबर दे देंगे, AS 1, AS 10 वगैरह वगैरह, तो AS 26 आपको डील करता है ये वाला। और इसी ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक ये वाली पर्टिकुलर बात भी है आपकी, कि जहां हम लोग जानते हैं कि जो गुडविल होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है आपकी परचेज गुडविल। और AS 26 के अंदर ही इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई बात कही गई है, AS 26 के अंदर ही। और वो क्या बात कही गई है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जो आपने खुद से ही खून पसीना लगा कर अपना नाम बनाया है, तो आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसके बदले में हमने कोई पेमेंट नहीं की हुई होती स्पेसिफिकली। तो इसको तो आप अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, बट किसी दूसरे ने मेहनत की और आपने पैसा फेंक कर उसका नाम ले लिया, खरीद लिया, तो डन। पैसा पे कर रहे हो आप, तो रिकॉर्ड भी जरूर करोगे आप। तो बेसिकली परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है आपकी बुक्स के अंदर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है आपकी बुक्स के अंदर। देन इसके बाद में आगे चलकर आपकी डिसोल्यूशन की थ्योरी शुरू हो जाती है, जहां ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी है। यहां से ज्यादातर बार कोई ना कोई आपके एमसीक्यूज जरूर आ जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप रिलेशन का खत्म हो जाना, पार्टनरशिप रिलेशन का बदल जाना। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस का ही बंद हो जाना।
तो बेसिकली जो हम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं वो तो मेनली पढ़ते हैं किस चीज के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के रेस्पेक्ट में, जहां पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है, जहां हम अपने सारे एसेट्स बेच देते हैं, लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका तो मतलब क्या है, इसका तो मतलब है पार्टनरशिप रिलेशन का खत्म हो जाना, यानी दोबारा से नया रिश्ता क्रिएट होना, नया रिलेशन क्रिएट होना। किन किन कारणों से होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप रिलेशन में बदलाव? तो जब जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, यानी जितना भी हम लोगों ने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें बोली थी, यानी चेंज इन पीएसआर से भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमारा चैप्टर है, जहां बिजनेस बंद हो जाता है, जहां एसेट्स बेचते हैं, लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं, सब कुछ सेटल करते हैं, बिजनेस बंद, शटर बंद, दुकान बंद, खत्म कहानी। क्या बिजनेस चलेगा आगे? नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर तो क्या बिजनेस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप रिलेशन में बदलाव आना, यानी एडमिशन, किसी नए पार्टनर के आने से भी रिलेशन में बदलाव आता है, किसी पार्टनर के जाने से भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। तो उन सभी केसेस में बेसिकली हमारा आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हालांकि यहां जो आपको घर पर जाकर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ हद तक याद रखना है, वो बेसिस बेसिस के अनुसार करना है। यानी एग्जाम में इवन कई बार आपका बेसिस के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कुछ कुछ बेसिस में बता देता हूं। जैसे अगर मैं कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस जैसी बातें करूं, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस यानी किस केस में आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है और किस केस में नहीं रहता। किस केस में रहता है? हाँ, वहां पर तो रहता है। तो ऐसे करके बातें हैं। अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन हुम, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स लोगों के बीच में रिश्ते कहां खत्म हो जाते हैं और कहां कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, दोनों में मतलब वही सेम जैसी ही बातें हुई। तो कुछ तो मतलब बेसिस ये भी होते हैं हमारे। एक रहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है जी। और जहां पर हम यहां पर तो बोल देते हैं क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो यस ये कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बिजनेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन यहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो हम बोल देते हैं कि नहीं जी, नॉट कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू नहीं रहते, बिजनेस बंद हो चुका होता है। दूसरी बात जो हम एक बोलते हैं इकोनॉमिक रिलेशन की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन हुम, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं कि नहीं ये तो आपके कंटिन्यू रहते हैं। बातें नहीं, क्यों बातें बिगाड़ दिया तुमने आके इन्हें, हैं भैया? मान जाओ। सेंटेंस लिखोगे कि पार्टनरशिप रिलेशन कंटिन्यूड इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे करके, ठीक है? ऐसी, हाँ तो फिर उसी हिसाब से नंबर आएंगे तुम्हारे। यहां पर तो ये खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर बेसिस ये भी बनाया जा सकता है, कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट इंटरवेंशन। हाँ भैया, हाँ ओ पीछे वाले भैया, आओ बताएं। कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें से किस केस में कोर्ट की इंटरवेंशन होती है, किस केस में नहीं होती? अरे मैं तो उस चेक की शर्ट से बात कर रहा था, जिगजैग लाइन से नहीं, मान जाओ। हाँ भैया, हाँ। और किस में होती है ना? खैर ये कहाँ चलेगा एक आधे और बेस। खैर, तो यस जी यस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन, रिलेशन अगर बदलना है तो पार्टनर्स की मर्जी है। तो यहां पर कोई कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर तो ये तो नहीं कहेंगे कि कोर्ट की इंटरवेंशन होती ही होती है, लेकिन कोर्ट में इंटरवेन, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कोर्ट हमेशा ही इंटरवेन करता है बीच में, लेकिन कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। कब करेगा तो वो अभी कुछ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा हमें कि कभी कभी कोर्ट इंटरवेंशन करता है, बीच में नाक अड़ाता है कि हम कह रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि बिजनेस बंद, टाटा बाय बाय। लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसके अलावा तो मेन जो हमारे सारे के सारे पॉइंट्स थे ये तो यही थे। बाकी तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट और बोल देता हूं जो भी आसान सही है, आसान सही है क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटी। हाँ जी, हाँ बोलो। हम्म,
देखो इन चीजों से नंबर नहीं करते, लेकिन इन चीजों से मतलब नेगेटिविटी आती है, तो फिर नेगेटिविटी आने पे ये होता है। जैसे मतलब यही वाली चीज ना मैं कल एक 11वीं क्लास के बच्चों को भी समझा रहा था, क्या वाली बात कि बेसिकली कुछ भी आप जो गलतियां करते हैं ना, और जैसी बात आती है कि भाई अब तो स्टेप मार्किंग होगी क्योंकि गलतियां आपसे हो गई हैं, तो अब तो स्टेप मार्किंग होगी क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो में पूरे नंबर तो मिलने नहीं वाले हैं। तो एक होती है पॉजिटिव स्टेप मार्किंग और एक होती है नेगेटिव स्टेप मार्किंग। पॉजिटिव स्टेप मार्किंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाते हैं हमें, और नेगेटिव स्टेप मार्किंग में हमें मिलते हैं 6 में से सिर्फ 1 नंबर 1.5 नंबर लगभग लगभग। और कैसी स्टेप मार्किंग होगी वो काफी हद तक हम पे ही निर्भर करता है, हम पूरे पेपर के अंदर इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, या जैसे क्लास 11th के बच्चों के हिसाब से अगर बोलूं तो डेटर जो कि एक एसेट है उसे उठा के दिखाने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खून खोल जाता है, मतलब टीचर का कि ये क्या बदतमीजी है, डेटर एक एसेट होता है, सब जानते हैं, सबको पता है, बेसिक बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हैं, सैलरी को एसेट साइड में दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में होती है नेगेटिव स्टेप मार्किंग, सीधा 6 में से 1 या 1.5 नंबर। अब कब होती है पॉजिटिव स्टेप मार्किंग? आप तो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, कैलकुलेशन एरर हो गई है, या एक आधा आइटम आप लिखना भूल गए हैं, यस कैलकुलेशन एरर ऑब्वियसली सीबीएसई के हिसाब से और लॉजिकली भी एक ह्यूमन एरर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन ये जो ये काम है ना कि डेटर को पीएनएल में दिखा रहे हो और सैलरी को एसेट, ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये जानवरों वाली गलती है लिटरली, ठीक है, ये ह्यूमन एरर नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक को देखते हैं टीचर इस निगाहों से ही कि बच्चा है, हो गया गलत कोई बात नहीं, और यही लॉजिक है कहीं ना कहीं कि अगले साल से कैलकुलेटर को अलाउ भी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं पक्का वक्का कुछ नहीं है, अभी चल रहा है प्रोसेस में, वैसे कर ही देंगे ये लोग नालायक, और करेंगे अभी 1-2 साल फिर बदल देंगे, यही हिला है इन लोगों को वाकई में, ठीक है। हाँ हाँ और क्या, चलो खैर आ जाओ, नहीं ओ इधर बस, क्यों बातें नहीं, क्यों बाद में करो, कैसी पार्टी? फेयरवेल? फेयरवेल लेने में मजा नहीं आएगा, पेपर के बाद आ जाना। हाँ पेपर के बाद मूवी चलाएंगे हमें, आईपीएल का मैच चला देते हैं। हाँ हाँ सही है। हाँ कितने शेड्स ऑफ ग्रे हैं? अबे सुधर जाओ, सुधर जाओ खैर आ जाओ इधर, बस बातें मत करो। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का भी पॉइंट बनाया जा सकता है, जहां पर हम यही बोलेंगे जब कहीं भी डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप रिलेशन होता है तब तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, जो ऑब्वियसली आप हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करते भी हैं, तभी तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन यहां पर तो आप एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं करते बल्कि उनको बेच देते हो और लायबिलिटी को पेड ऑफ कर देते हो, तो दोनों के दोनों स्पेसिफिक केसेस में आपके एसेट और लायबिलिटी के टर्म में भी डिफरेंसेस रहते हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ये पॉइंट भी आपके माइंड के अंदर जरूर होना चाहिए, जिसको आप लीस्ट इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं, और कई बार सीबीएसई इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी तरीके से असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर, और जब ये आता है तो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, क्या कि जब कहीं भी डिसोल्यूशन होता है तो आपकी प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, जो कि शायद समझते भी हैं हम लोग। हाँ 1 मिनट, हम बोलो क्या कह रहे हो। हाँ थोड़ा और अच्छे से बोलो और आगे भी बोलो। हाँ कि पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे करके। हाँ बोलो। हाँ तो पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल, तो खैर सही बोल रहे हैं जी, पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल, बस थोड़ी सी चीज और ऐड कर लें इसके अंदर, थोड़ी सी चीज क्या ऐड करनी है जरा सुन लें। तो बेसिकली सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी, जहां एक्सटर्नल लायबिलिटी में वो सारी की सारी लायबिलिटी आ जाएंगी, सारी की सारी लायबिलिटी मतलब ऑब्वियसली बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसके अलावा क्रेडिटर्स, इसके अलावा अगर पार्टनर्स ए बी सी हैं तो उनके भाई बहन है ना, माता पिता सभी के लोन, तो वो वाले लोन, और इसके अलावा फिर जब बात आएगी इंटरनल लायबिलिटी की, तो इंटरनल लायबिलिटी होती है पार्टनर्स के टुवार्ड, लेकिन पार्टनर वाली भी तो दो चीजें होती हैं, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर लोन। तो जो मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में एक और चीज ऐड कर लें, क्या कि पहले आपका पार्टनर लोन पे किया जाएगा,
पहले आपका पार्टनर लोन पे किया जाएगा, उसके बाद आपकी पार्टनर कैपिटल पे की जाएगी अगर पैसा बचा है तो बेसिकली बस एक और बात याद ऐड कर लेनी है आपको पार्टनर लोन की। तो एक्सटर्नल इंटरनल, तो जहां इंटरनल का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि पार्टनर लोन पहले पे किया जाएगा और पार्टनर कैपिटल तो सबसे आखिरी में पे की जाएगी। इसके अलावा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, आमतौर पे डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, और हाँ हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हाँ। खैर, हम्म, डिफरेंस बिटवीन किसका, इसका ऊपर वाले का? हाँ, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि 3 नंबर का कोई थ्योरी का क्वेश्चन देने का मन कर रहा होगा एग्जामिनर का, तो दे देगा ये। ठीक है, और उसमें फिर बेसिस आपको अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, ज्यादातर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके आ जाता है कि हाँ इसके बेसिस पे लिखो। ठीक है जी, ऐसे करके। खैर, तो जरा सुन लेते हैं। हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं। तो मोड्स ऑफ अ डिसोल्यूशन, जहां पर एक हम बोलते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी आपसी सहमति से, यानी जिसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है, कोर्ट का कोई रोल नहीं है। बेसिकली पार्टनर्स लोगों ने आपस में ही बात कर ली है बैठ के कि भाई बिजनेस सही नहीं चल रहा या हमारे ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। अब पता लगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बाद में आगे चल के इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं, इतनी लड़ाइयां हो जाएं कि लात घूंसों पे बात आ जाए। तो अभी वक्त चल रहा है, हमारे विचार मिल नहीं रहे हैं, तो इज्जत से समझदारी के साथ में अभी बिजनेस बंद कर देते हैं, यही ज्यादा ठीक रहेगा। और समझदार लोग होंगे तो कर लेंगे ऐसे काम बेशक। खैर, हालांकि असल जिंदगी में तो म्यूचुअल एग्रीमेंट तभी बनता है जब तक कि लात घूंसे चल नहीं जाते। खैर खैर, देन इसके बाद में कुछ एक चीजें आ जाती है हमारी, क्या, कंपलसरी डिसोल्यूशन की। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब जब आपका डिसोल्यूशन होगा ही होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है आपका इलीगल बिजनेस है, या फिर आपने अपना बिजनेस किया था किसी काम को करने के लिए और वो काम हो गया। आपने बिजनेस किया था, जैसे कि हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो की होती है अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि कोई बड़ी सी प्रोजेक्ट मिला है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, अकेले नहीं बना सकता बिल्डर, तो 2-3 बिल्डर ने आपस में मिलके पार्टनरशिप की इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। वो काम खत्म, बिल्डिंग बन गई, तो पार्टनरशिप भी खत्म। तो एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर वेंचर के कंप्लीट हो जाने से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। इसके अलावा अगर कई बार आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, बाहर के जो क्रेडिटर हैं, बाहर के जो लेंडर हैं, जिन लोगों ने आपको उधार दिया था, उन पर डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते जा रहे हो, पैसा पे कर नहीं रहे हो और खुद पार्टियां मना रहे हो, और उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लिया, तो हो जाता है कई बार ऐसा। ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो आप बैंक में जाकर रो रहे थे कि हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है इसलिए हम ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, और ऊपर से व्हाट्सएप पे वो ऐसे ऐसे स्टेटस देख रहे हैं कि आप ट्रिप लगा रहे हो बाहर की। तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली वो कोर्ट प्रोसीडिंग तुरंत तुरंत मतलब अगले ही दिन से शुरू कर देते हैं। कोर्ट में जाते हैं, केस फाइल कराते हैं कि भैया इनका बिजनेस बंद कराओ और इनका जितना भी सारा का सारा एसेट्स है उनको लिक्विडेट कराकर, बिकवा कर, और हमारे सारे लोन की रिकवरी करा दो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, क्रेडिटर और लेंडर करवाते हैं ये वाला काम। और ऑब्वियसली अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, कोई इलीगल काम कर रहे होंगे जो कि करना ही अलाउड शायद पहले तो था, तभी तो हम कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार ने कुछ कानून बनाया जिसके चलते अब ये काम करना अलाउड नहीं रहा। जैसे आजकल काफी ज्यादा ये सब कुछ लीगल तो हो ही चुका है, क्या, एमपीएल है ना, वो ड्रीम 11 सर्कल, ये सब कुछ, ये जो चीजें हैं, एक जमाने पहले ये चीजें इलीगल थी, आज की डेट में इलीगल बन चुकी है, और जिस हिसाब से जा रही है ये चीजें बाद में जल्द ही इलीगल दोबारा से हो जाएंगी। अब जो फर्म बेसिकली आज की डेट में इन चीजों का बिजनेस कर रही हैं, तो हो सकता है वो आगे चलकर उन्हें डिसॉल्व होना पड़े। तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है जी, बस, और तो मेन तो सारी सारी यही बातें हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है। और बाकी वो वाली बातें भी आ जाती हैं थोड़ी बहुत कि जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस वक्त पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पार्टनर के अनसाउंड होने से, पार्टनर की डेथ होने से, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो जाता है।
एक हुआ है ना, सारे हो गए तो होगा, सारे अनसाउंड माइंड हो गया डिसोल्यूशन पार्टनर, सबकी डेथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके। हाँ नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता, विमान में जा रहे थे, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया या गाड़ी में जा रहे थे, वट। ठीक है, तो हो तो सकता है, मतलब चांसेस तो हैं इन चीजों के। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ओके सही है। तो आगे जरा सुन ले, आगे जरा सुन ले। हाँ, ओ क्यों, बातें क्यों, बोलो। हाँ, क्या, आगे बैठे हो, अब मैं पीछे मारूंगा फिर तुम्हारे सर पे लगेगा, ये लो पीछे मार देता हूँ, ये लो। क्यों, क्यों बातें कर रहे थे, क्यों बातें कर रहे थे, ड्रीम इलेवन की टीम की। तो उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, थोड़ी सी स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ पैसा बना रहे हैं, तुम्हें क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा हार रहा है छोड़ो, जाने दो, जाने, चुप चुप चुप। हाँ जी बताओ, बोलो। चुप क्यों नहीं होते। हाँ, हाँ, गुडविल कम होगी, अच्छी नहीं है, गुडविल कम हो जाने में, खराब होने पे अच्छी नहीं है, बदनाम हो गए हैं, तो इसे डिसोल्व क्यों होंगे। अब अगर उनका मन करेगा तो वो डिसोल्व कर सकते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे कि गुडविल अगर डिस गुडविल बन गई, अन गुडविल बन गई तो फिर तुरंत डिसोल्व हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। बदनाम होते ही बिजनेस बंद हो जाए जरूरी तो नहीं है, बदनाम होने पर म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस बंद कर सकते हैं। हाँ, हाँ और क्या, मैगी है ना, बदनाम हो गई थी, अब नाम है। ठीक है, मान जाओ, सुधर जाओ, नालायक को सुधर जाओ, इधर देख लो। हाँ भैया, तो कंपनी अकाउंट्स जरा सुन ले आराम से, बातों को ध्यान से। हाँ, बातें मत करो, बातें मत, क्या हो गया, घर ले जाओ उसे, क्या कर रही हो ये। ठीक है, अभी इतने में वो लोग ऐसे कर रहे होते तब तो उन्हें बेचारों को बदनाम कर देते हो तुम। हाँ भैया, तो सबसे पहले आपको फीचर्स ऑफ कंपनी कुछ पढ़ने होते हैं, ये फीचर्स ऑफ कंपनी को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या होते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी, उम्मीद करता हूं जानते हैं हम लोग। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लास 11 की बीएसटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी चलती ही जरूर रहेगी हमेशा, मैन में कम मैन में गो, कंपनी विल बी फॉर एवर, ऐसे करके। और कॉमन सील, यानी कि कुल मिला के हर एक पर्टिकुलर कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो जरूर एक बार अपेरेंटली खाली हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग जरूर ले लीजिएगा, हेडिंग याद कर लीजिएगा और साथ में हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। इसके अलावा देन उसके बाद बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी की। टाइप्स ऑफ कंपनी, जहां टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर आप लोग बातें करते हो क्या, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। ये क्यों, ये दो, बस दो ही तो हैं, मतलब दो का मतलब एक ये ग्रुप और एक वो दोनों का छोटा सा ग्रुप, यही बातें करते रहते हैं, क्यों मतलब क्यों। क्यों, अच्छा, तुम लोग जानबूझ के पीछे बैठते हो ना, जिससे कि एक भी बार डंडा ना खा पाओ, डंडा पहुंच जाएगा वहां पे। तो क्यों बोला था, तब भी मत बोलो। किसकी, कंपनी, बहुत बढ़िया। खैर, हाँ भैया, तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के केस में सबसे पहले तो ये वाली बातें जरूर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स।
तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बताओ जी बताओ। यानी कि अगर पहले मैं प्राइवेट कंपनी से ही बातों की शुरुआत कर लेता हूं, बताओ जी प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए आपके? बोलियां लग रही हैं, 2, 5, 200, 400। खैर, चुप हो जाओ। खैर, हम्म, खैर, तो बेसिकली ये वाली लिमिट याद कर लीजिए, बोलियां मत लगाओ, ये पर्टिकुलर लिमिट्स याद कर लो, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 है, और 200 के साथ साथ ये वाली बात भी याद जरूर कर सकते हैं। आमतौर पे सीबीएसई जज करता तो नहीं है वैसे ये वाली बातें, लेकिन फिर भी कर सकता है क्या, कि इस 200 वाली लिमिट के अंदर हमारे कोई भी जो एम्प्लॉइज अगर शेयर होल्डर हो तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर हैं, 200 से ज्यादा हैं, 202 मेंबर हैं, क्या हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, अगर वो जो 2 मेंबर है वो हमारे एम्प्लॉइज रहे हों, एम्प्लॉय रहे हों या एम्प्लॉइज हों, तो उस सिचुएशन के अंदर 202 भी हो सकते हैं। यानी कि क्या 200 से एक्सीड कर सकता है ये नंबर? तो हाँ कर सकता है, अगर वो जो डिफरेंस अमाउंट हो वो आपके एम्प्लॉइज को रिफ्लेक्ट कर रही हो, आपके करंट एम्प्लॉय एज वेल एज आपके एक्स एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज में तो ये देखो, बस एक्स वर्ड सुनते ही तो भावनाओं में बह गए। अबे क्यों एक्स वर्ड सुनते ही एक्स एक्स है, क्या हो गया था तुम्हें? मैं मान जाओ, जो बीत गया सो बीत गया है, उसे आज तक अभी तक पढ़ाई में हो अभी, छोड़ो। हाँ भैया, इसके अलावा उम्मीद करता हूं ये वाली बातें भी याद होंगी आप लोगों को, कि किस केस में आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आसानी से कर सकते हो और किस केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर तो सकते हो आप, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रहती है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पर तो नो सच रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक कंपनी के आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आपकी। और कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ये तो बहुत आसान सी बात है कि कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है अमंग पब्लिक। अमंग पब्लिक, तो ऑब्वियसली जो पब्लिक कंपनी है वो ही इशू कर सकती है, जो प्राइवेट कंपनी है वो तो तब तक इशू नहीं कर सकती, कब तक, क्या जिंदगी भर तक नहीं कर सकती, तब तक इशू नहीं कर सकती जब तक कि वो अपना कन्वर्जन ना करा ले, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्जन ना करा ले, तो तब तक नहीं कर सकती। ऐसे करके बातें हैं, तो ये वाली बातें याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ही टाइप ऑफ कंपनी के अंदर एक हमारा पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि क्या एक इंसान भी कंपनी ओपन कर सकता है? हाँ, तो ये नाम तो याद होगा ही, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। जहां पर बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं बोलने वाला हूं, यहां पर ओपीसी, यहां पर सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि ओपीसी नाम की एक चीज होती है, 1 पर्सन कंपनी भी होती है। अब 1 पर्सन एक ही पर्सन है जो कि कंपनी के अंदर मेंबर है, तो क्या ये कोई शेयर वगैरह इशू करेगा? शेयर कहां से इशू करेगा? सारे शेयर खुद ही होल्ड करके बैठा रहता है। बस मुद्दे की बात यह है कि ये जो एक इंसान है, 1 मैन आर्मी, एक ही तो है ये, जो भी है ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहां मैं इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कोई इकोनॉमिक्स वाले कंसेप्ट, नॉर्मल रेजिडेंट वाली बातें नहीं कर रहा। हालांकि यहां पर जो लॉ आपका बनाया गया है वो इसी तरीके से है कि जो 1 पर्सन कंपनी के अंदर वो एक इंसान है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अगर नहीं है वो इंडियन सिटीजन, फिर कौन है? या तो कोई फॉरेनर है, फॉरेन सिटीजन है ना? क्या हो गया अभी? अबे यार, अब ये इस फिंगर के बाद में कौन सी लाऊं? बस शर्म कर लो, नालायकों हैं। क्या ये के बाद में ये करना था मुझे? तो 2 पर्सन कंपनी थोड़ी ना है। अरे सुधर जाओ, है ना? खैर, तो सुन ले, तो अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, हटा देते हैं, वो इंडियन सिटीजन अगर नहीं है, फॉरेन सिटीजन है, तो उसे कोई नॉमिनी जरूर रखना पड़ेगा जो कि इंडियन होना चाहिए। तो वो फॉरेनर
हो सकता है फॉरेन कंपनी भी हो सकती है जो कि 100% शेयर होल्ड कर रही हो किसी इंडियन कंपनी के अंदर, लेकिन अगर वो कोई फॉरेन से बिलोंग कर रहा है, फॉरेन इंडिविजुअल हो सकता है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, तो उसे कोई ना कोई नॉमिनी रखना पड़ेगा जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ऐसे करके बातें हैं यहां, और एज सच कोई भी बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर, इसके अलावा जो कि बेस लेवल की बातें हैं, और बेस लेवल की बातें क्या हैं कि जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। हाँ भैया, तो ये वाली बातें जरा ध्यान से सुन ले कि जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। वो पार पर इशू कर सकते हो, प्रीमियम पर इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो। क्या डिबेंचर इशू कर सकते हो डिस्काउंट पर? तो यस कर सकते हो, लेकिन शेयर्स तो नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्ट वाली बात थी, यानी किसी किसी केसेस में तो आप कर भी सकते थे डिस्काउंट पर इशू। कौन कौन से केसेस में? तो एक तो अगर कोई फॉरफिटेड शेयर्स हैं जिनको आपने कभी फॉरफिट किया था, तो उनको आप आगे चलकर फेस वैल्यू से कम पर भी इशू कर सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि जब हम फॉरफिट शेयर्स को आगे चलकर रीइश्यू करते हैं, और क्या हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम? हाँ, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जिसके बेसिस पे भी काफी सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बन जाते हैं हमारे, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना हमें प्रॉफिट हुआ हो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, यानी फॉरफीचर की एंट्री में जितना हमने शेयर फॉरफिटेड में दिखाया होगा। तो ऐसे करके कुछ बातें थी हमारी। इसके अलावा एक तो इस केस में आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, और इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा जरूरी, वो कौन सा केस था? जब आप एम्प्लॉइज को, जिसको पुकारते हैं हम कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर भी आप शेयर्स को डिस्काउंट पर ऑफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही हम ईसोप या ईसोस भी कहते हैं। ईसोप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोस का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मेन मुद्दे की बात, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? ये एक स्कीम है, एक प्लान है जहां पर हम रिलेवेंट एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन का मतलब कि कोई कंपलसरी तो नहीं है कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं, खरीद सकते हो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर हम करते क्या हैं? कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि अगले 3 महीने हैं आपके पास में, 3 महीने कोई भी टाइम ड्यूरेशन बोल देती है कंपनी, अगले 3 महीनों में अगर आप चाहो तो डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स खरीद सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन। अगर नहीं खरीदोगे 3 महीने के अंदर अंदर तो ठीक है, फिर आप भी नॉर्मल पब्लिक की तरह नॉर्मल प्राइस पे ही खरीदने हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लॉक इन पीरियड बोलते हैं उस चीज को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ऑप्शन को आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ऑप्शन को एक्सरसाइज भी कर सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद भी सकते हो, ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन नहीं भी अवेल करोगे तो भी चलेगा काम। तो ऐसे करके बातें हैं, तो ये बातें याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, और जरूर याद रखेंगे आगे। और तुम बाहर से ठक ठक क्या कर रहे थे? हाँ भैया, और मॉनिटर होके माहौल खराब करते हो। सऊदी में है, छोटी छोटी बातों पे सर कलम कर दें। हैं? आ जाओ इधर। हाँ भैया, तो इधर, हाँ भैया इधर। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए इससे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, इस पैसे का हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? काफी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। बताओ जी, बताओ कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? शेयर इशू करने में। लेकिन कौन से शेयर इशू करने में? तो अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हैं, बोनस शेयर्स का मतलब जो शेयर्स आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देना चाहते हैं, वो शेयर्स आपके बोनस शेयर्स कहलाते हैं। तो उनको इशू करने के लिए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा अगर, तो उसको यूज कर सकते हैं आप। और हाँ, यहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं कि ये
जो बोनस शेयर्स होंगे ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप का मतलब कि आपने जैसे ये शेयर्स इशू कर दिए तो इसमें हम मान के चलते हैं ये ऑलरेडी पेड हैं, बाद में शेयर होल्डर को इन शेयर्स के रेस्पेक्ट में कुछ भी फर्दर पेमेंट नहीं करनी है। इवन वो जो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट है तो उसके अंदर एक एमसीक्यू बेसिकली ऐसा ही था जहां पर ये बात बोली गई थी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है बोनस शेयर इशू करने में, लेकिन उन्होंने फुल्ली पेड के बजाय उस क्वेश्चन के अंदर पार्टली पेड लिख दिया था, और पार्टली पेड वर्ड होने की वजह से ही वो पर्टिकुलर ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया था आपका। तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा कि बोनस शेयर होने चाहिए और वो भी फुल्ली पेड होने चाहिए। आगे आगे और बताओ भैया, लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कौन सा लॉस? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला लॉस, जिसको कि हम पुकारते क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और डिबेंचर का ही तो रिडम्पशन नहीं होता बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स का भी तो रिडम्पशन होता है। इक्विटी शेयर्स का तो नहीं होता रिडम्पशन, बट प्रेफरेंस शेयर्स का तो होता है। यानी कि किसी भी तरह का नुकसान जो चाहे डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, जो पेबल हो, पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का तो रिडम्पशन नहीं होता। ठीक है जी, इसके अलावा हाँ भैया, और बस याद नहीं आ रहा और हाँ करना क्या है और बताने, और ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ये इसको तो खा जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ कैपिटलिज्म नहीं खैर, इसके अलावा किसी भी तरीके का और जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे कि एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों सही तो है प्रीली, हाँ स्पेलिंग गलत हो गई। अब भी गलत हो गई। नहीं कॉपी में तो नजर आ जाती हैं, कॉपी में नजर आ जाती हैं। ठीक है हाँ, उसकी नहीं नजर आएंगी, वो बैठा वो सबसे पीछे, क्योंकि उसकी राइटिंग होती है बस ऐसी। ये क्या है, कुछ भी ढूंढ लो इसमें, ये रहा एम, ये रहा एन, सब है यहाँ। ठीक है, ये राइटिंग बेस्ट होती है। एन भी है, एम भी है, आई भी है, सारी चीजें नजर आ रही हैं एक है देख, क्या हो गए, बावड़े हो गए। बस इधर आ जाओ। खैर, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म, किसी भी तरह का अगर कोई कमीशन जा रहा है, और कौन सा कमीशन जा रहा है, ये कमीशन जा रहा है अगर अंडर राइटर्स वगैरह को जा रहा है, या किसी और तरीके के कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि इशू से रिलेटेड हैं, लाइक एग्जांपल के लिए अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, अंडर राइटर कमीशन की बात चल रही है, अंडर राइटर कमीशन या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो इस तरह के खर्चों के लिए, अरे क्या हो रहा है स्पेलिंग में, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और इसके अलावा सबसे एक आखिरी पॉइंट, बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या हुआ, और ये तुम क्या कहते, तू मार, क्यों मार हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, ये रबड़ रबड़ क्या खोल रहे हो? अरे क्यों कभी मिटाया नहीं आज तक टीका? हाँ अशुभ होता है, अबे टीका कभी तो मिटाते ही हो, या कभी ऐसा कुछ नहीं है अबे बताओ यार, हद हो गई है सही, सही बात है, तुम्हारी लुटिया डूबेगी, है ना, और क्या सही बात होगी, है ना, जीसस थोड़ी ना नाराज हुए होंगे, और क्या। नहीं था तभी तो कह रहा हूँ, उस पे नहीं, मतलब जो घास गिरेगी वो उस पे नहीं गिरेगी, है ना, तुम तो गए
हनुमान जी की गदा आएगी, उन्हीं घटी गदा, ये देख लो, गदा बजेगी तुम्हें भी, ठीक है। खैर, हाँ नहीं नहीं, वो है तो हिंदू ही, उसका लगाव कहीं और है। खैर, हाँ हाँ भैया, तो डन। इसी के साथ में कंपनी अकाउंट्स के अंदर मेनली यही सारी की सारी बातें जरूर याद रखनी है आपको, जरूर जरूर जरूर। देन इसके बाद में जरा आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं थर्ड बुक के अंदर, जहां पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं, हाँ उसमें एक टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ सकते हो, चलो मैं बोल दूंगा, टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ हाँ, बैक करना, हाँ कंपनी अकाउंट्स के अंदर डिबेंचर के अंदर एक टाइप ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक जरूर पढ़ लें, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ठीक है, वगैरह वगैरह, और भी थोड़ी और बातें हैं, तो टाइप ऑफ डिबेंचर वाली बात पढ़ लें। बोलो जी। बाय बैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स को खुद से ही परचेज कर लेना बाद में, इशू करने के बाद। हाँ ये आगे, हाँ हम मत बोलो, बोनस शेयर जो फ्री में देते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग, हाँ फ्री में, लेकिन उसके लिए पहले खरीदना पड़ेगा, पहले शेयर्स खरीदने पड़ेंगे जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन चुके हो किसी कंपनी के लिए, बाद में कंपनी आपको ऑफर करेगी, ठीक है, तो ऐसे करके। कुछ नहीं, पता नहीं कैसे बावड़े से हो रहे हो, क्योंकि पढ़ा नहीं आज से पहले कहीं भी, तो किसकी गलती है? आदत है, क्या नहीं आता इसमें से, और अगर कल के पेपर में आई तो, और मैं पूछ नहीं रहा आएगी तो, आएगी जरूर, ठीक है। नहीं, एमसीक्यू में भी चॉइस मिलेगी तुम्हें, हाँ तो एमसीक्यू में ही तो आएगा मेनली ये सब कुछ, 3 नंबर का तो बहुत रेयर है, नहीं आएगा, 3 नंबर का नहीं आएगा। खैर, खैर, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपकी थर्ड बुक है, जरा फटाफट से इधर सुन लें। हाँ भैया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको जो कि टॉपिक यहां से कवर करके चलना है, तो वो है आपका कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, एक तरीके से आप पुकार सकते हो इस चीज को कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। बस करो, अब बस करो, बस भी करो, चुप हो जाओ, बस बस, ठीक है। खैर, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन वाला टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा। इवन अगर कभी सीबीएसई का मन किया कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन देना है, तो वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे सकते हैं। एक बार इवन ऐसा भी किया था उन्होंने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था, जिसके अंदर उन्होंने लिमिटेशन पूछ ली थी, 4 नंबर का क्वेश्चन। बट ऐसा होने के चांसेस तो कम ही है, हालांकि पढ़ना तो जरूर चाहिए। जहां ऑब्जेक्टिव के तौर पर तो काफी ज्यादा आसान बातें हैं, जो स्पेशली आप अकाउंटिंग रेशो के अंदर बातें जानते हो, क्या क्या कि भाई हम अपने लिक्विडिटी पता करते हैं, सोल्वेंसी पता करते हैं, अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जज करते हैं, तो वही सारे के सारे हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनते चले जाते हैं। किसी भी फॉर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को जज करना, जिसके तहत हम पता करते हैं कि शॉर्ट टर्म पोजीशन उसकी कैसी है, सोल्वेंसी पता करना जिससे कि लॉन्ग टर्म डेट को वो कितना अच्छे से पे कर पाएंगे, इसके अलावा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जज करना जो कि हम अपने एक्टिविटी रेशियोज की मदद से जज करते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी जज करना। तो ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। कमियां क्या क्या रहती हैं, तो जरा कमियों को ध्यान से सुनते रहिएगा, सुन लें सुन लें सुन लें। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर कभी कभी ऐसे मैटर्स आते हैं जहां पर जो अकाउंटेंट होता है उसकी डिस्क्रिशन होती है कि उसे क्या मान के चलना है। जैसे कि एक चीज होती है एसेट जो भी आपको फायदा देती है, एक चीज होती है एक्सपेंस जो भी आपको फायदा देते हैं। लेकिन एक्सपेंस आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फायदा देते हैं, और जबकि जो एसेट होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देते हैं। अब एडवर्टीजमेंट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, एक्सपेंस या एसेट? तो आमतौर पर तो एडवर्टीजमेंट ऑब्वियसली एक्सपेंस कैटेगरी में ही फॉल करता है। लेकिन अगर असल जिंदगी में कभी कहीं कहीं कोई कंपनी के अंदर हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर किया जा रहा है, हैवी अमाउंट करोड़ों का ब्रांड लेवल का खर्चा किया जा रहा है ना, आईपीएल में कुछ ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली,
उसके अंदर अपनी स्पॉन्सरशिप ऐड कर रहे हैं या वट एवर इस तरह कोई भी काम कर रहे हैं, करोड़ों का खर्चा चल रहा है, जिससे एक साल तक बेनिफिट तो नहीं होगा, बहुत सारे सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी क्योंकि गुडविल में कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ऐसे में अब अकाउंटेंट की काफी हद तक डिस्क्रिशन आ जाती है। हालांकि चांसेस तो यही है, एसेट मानना चाहिए उस चीज को, धीरे धीरे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर एक्सपेंस भी मान ले तो कोई आफत नहीं आने वाली, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट होता तो एक्सपेंस ही है। अब जजमेंट की बात आती है, थोड़ी सी जजमेंट की बात आती है, और ऐसे में कई बार हम लोग अपने फायदे के लिए, अपनी बायसनेस दिखाते हुए, अपने फायदे के लिए अपनी अकाउंटिंग के अंदर मेथड्स फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग जो की है वो पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम बायस नहीं है। तो क्या लिखी जाए लिमिटेशन, फ्री फ्रॉम बायस या नॉट फ्री फ्रॉम बायस? हाँ, तो बायसनेस नहीं है, यानी बायसनेस से फ्री नहीं है हमारी अकाउंटिंग, बायसनेस इसमें कभी कभी कहीं कहीं आ जाती है। तो दैट्स वाई ये एक मेजर कमी के तौर पर एग्जिस्ट करती है। और इसी चीज को इवन दूसरे वर्ड्स के अंदर ये भी हम पुकारते हैं विंडो ड्रेसिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं अपने फायदों के लिए। मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग, अपने फायदों के लिए। खैर, क्या कर सकते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग ये भी एक कमी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आमतौर पर हम अकाउंट्स के अंदर प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर करते हैं या सिरे से नकारते हैं, इग्नोर करके चलते हैं? हाँ, तो इग्नोर करके चलते हैं। वो हालांकि ये जो प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं, इससे कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो अकाउंट्स है वो फॉल्सिफाइड रिजल्ट्स हम लोगों को देती है, इतने ज्यादा सही और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। मार्केट के अंदर प्राइस लेवल आपके बदलते जा रहे हैं और बड़े ही आराम से हम उन्हें इग्नोर किए जा रहे हैं। तो इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये वाली बात भी याद रखिएगा। और ध्यान रखना, अगर आप इन चीजों को पढ़ के याद करके नहीं जाओगे थोड़ा थोड़ा सा, तो डेफिनेटली हो सकता है कि पेपर में गलत कर दो, क्योंकि वो तो लिखते ही इस तरीके से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असर्शन रीजन का कोई एमसीक्यू है, उसमें असर्शन में लिखेंगे कि इन अकाउंटिंग देयर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग द प्राइस लेवल चेंजेस। तो वहां इतने अच्छे तरीके से सेंटेंस को सजा के लिखा जाएगा कि अकाउंटिंग में बड़े ही तरीके से अगर किसी चीज की वैल्यू में बदलाव आ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं। और फिर हमारा मन करता है कि हाँ करना तो चाहिए, तो करते ही होंगे। अब जो पढ़ के नहीं जाएगा तो वो तो यही कहेगा कि हाँ करना तो चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो तो कह देता है कि रिलेवेंट सेंटेंस सही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर किसी भी एसेट्स वगैरह की वैल्यू में बदलाव आता है तो आमतौर पर हम उसको कंसिडर नहीं करते। अगर आपके दिल में ये आ रहा हो किसी के कि करते नहीं, करते तो हैं, पूरी पार्टनरशिप में तो कर रहे थे, करते तो हैं, तो ध्यान रखिएगा वो जो पार्टनरशिप के अंदर हम लोग करते हैं वो तो कभी कभी होने वाले इवेंट हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ असल जिंदगी में आमतौर पर नहीं होते। और यही कारण है कि आमतौर पर कहीं भी मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, खास तौर पर करते हैं। खास तौर पर कब करते हैं? जब ये खास घटनाएं हों, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। खैर, इसके अलावा आगे ये वाला पॉइंट है, ये तो सबसे ज्यादा आम पॉइंट है बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, वो भी बोलूंगा अभी। जो ये वाला पॉइंट है जरा सुन लीजिएगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन पढ़ रहे हो, तो जवाब है ना। हम तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, यानी आमतौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में कुछ कमियां पाई जाती हैं। क्या क्या, वही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ये भी आता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही अपने आप में कुछ कमियां रहती हैं। लिमिटेशन, कुछ कमियां इनमें भी पाई जाती हैं। लिमिटेशंस, कुछ कमियां इनमें भी रहती हैं। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इनमें भी कुछ कमियां रहती हैं। क्या क्या, वो 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। एसेट्स प्रॉपरली वे में इतना ज्यादा सही तरीके से वैल्यू नहीं होते। फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू को आमतौर पर हम कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से एक बार फिर अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड रह जाते हैं हमारे एसेट्स आमतौर पर। तो उन वो बेकार, वो घटिया, वो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस भी खराब हो जाएगा। तो ये वाली बातें हैं। एंड देन इसके बाद में यस, ये वाला पॉइंट भी हम बोल सकते हैं क्या, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को तो इग्नोर करता है ये। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स रहेंगे उनको तो इग्नोर करके चलती है हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग। तो ऐसे करके बातें हैं, ये जरूर याद रखिएगा। देन इसके बाद में जरा आगे, फ्री, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब क्या होता है? हाँ, भेदभाव, यानी कि बायसनेस का मतलब जहां हम डिस्क्रिमिनेशन, यानी जहां हम, यहां पर तो सेंस ये है कि जहां हम अपने फायदे के लिए थोड़ा सा अपने फायदे का मेथड अपना रहे हैं। ठीक है जी। तो कई बार अकाउंट्स में कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि अकाउंटेंट अपनी मर्जी से अपने फायदे के मेथड सेलेक्ट कर लेता है, तो बायसनेस हो जाती है कई बार अकाउंटिंग के अंदर। तो जो अकाउंटिंग है नॉट फ्री फ्रॉम बायस,
ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हाँ, असल जिंदगी में भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए, ठीक है। क्या भाई, अपने घर वालों के लिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब सड़क पे कोई पिट रहा हो, निकल जाए देख के, हाँ निकल जाए, बट भाई पिट रहा हो तो थोड़ी ना निकल जाए, ठीक है भाई, वो फैमिली का है, ठीक है, ऐसे कैसे। अब कुछ कुछ भाई तो निकल जाएंगे शायद कि मारो, एक कनपट्टी पे और मार के जाएंगे कि मारो इसे, है ना, है भैया, है, बचाओगे भाई को। हाँ बायसनेस होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए, हाँ। नहीं इनका तो पूछोगे, इनका तो मैं बता रहा था, ये तो उल्टा मार के जाएंगे कि आप मारो इसको, ठीक है सही में, और ये तो जरूर मार के जाएगा मारो इसे मारो चलो खैर छोड़ो, आ जाते हैं इधर। हाँ भैया, एक पर्टिकुलर थ्योरी ये भी आपको जरूर पढ़नी है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ अ फाइनेंशियल एनालिसिस, टाइप्स ऑफ अ फाइनेंशियल एनालिसिस। खैर तो जरा सुन लीजिएगा, इस बात को सुन लीजिएगा, और इस बात को करने से पहले जरा पहले अलग से एक और दूसरी बात भी कर लेता हूं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ये भी होता है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये क्या मारम पिट्टी चल रही है, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अबे इतना अच्छा नाम रखा हुआ है उसे, उसके नाम से क्यों नहीं पुकारते तुम? अर्जुन कहाँ है? चलो खैर हाँ बस चुप हो जाओ। तो टूल्स के अंदर आप यही बातें बोलते हैं कि किन किन चीजों की मदद से हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो भी आपका सारा का सारा, जो भी आपका सारा का सारा सिलेबस करिकुलम है इस एनालिसिस वाली बुक का, वो सारे के सारे आपके टूल्स ही हैं। यानी जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जैसे कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो वो भी आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो कि आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है, वो भी आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। क्या हो गया भैया, कर लो पढ़ाई, सुधर जाओ, सीधी सी बात है। तीसरा नाम लिख रहा हूं और अब खैर, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके अलावा जो हमारे रेशोज हैं, रेशोज हैं तो वो भी, और इसके अलावा जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो वो भी, CFS यानी कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। क्या फिर से फेंका किसी ने? अबे मान जाओ यार, क्या बीमारी हो गई है क्या? है बीमारी हो गई है, इलाज करूं? पार्सल आया। खैर, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जो कि दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। अब जरा आराम से, बेसिकली उम्मीद करूंगा याद होगा आप लोगों को कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या किया करते थे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम एक साल की परफॉर्मेंस को दूसरे साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके कुछ ऑब्सोल्यूट चेंज निकाला करते थे और फिर परसेंटेज चेंज निकाला करते थे। तो एक साल की परफॉर्मेंस को दूसरे साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया करते थे, ऑब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाला करते थे। तो उम्मीद करता हूं ये तो काफी आसानी से सोच सकते हैं हम लोग कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ही होने वाला है। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का हिस्सा होगा आपका। होता क्या है ये अभी थोड़ी सी इसके बारे में और भी बात करेंगे। और बाकी ये वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर बेसिकली क्या काम करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर साल का उसी साल के साथ में कंपैरिजन करते हैं। यानी जैसे कि हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर ये काम बेशक करते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर
उसी आइटम को उसी साल के बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, या जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं कॉमन साइज वाला, तो तब उसी साल की एलिमेंट को उसी साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे साल से आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है वो तो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की कैटेगरी में आता है, और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो आपका वर्टिकल एनालिसिस में आता है, वर्टिकल एनालिसिस में। इसके क्वेश्चन कुल मिला के एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी आ सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसा एनालिसिस कर रहे हो जिसमें एनालिसिस है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो एक साल का दूसरे साल या किसी तीसरे साल में आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका वो कहलाया जाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो जहां पर आप एक से ज्यादा साल, एक साल के डेटा का दूसरे साल या किसी तीसरे साल के डेटा के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। एक साल के अंदर ही अलग अलग एलिमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हो आप, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट में करते हैं, या जो अकाउंटिंग रेशियो है वो एक कैसा एनालिसिस है, टेक्निकली देखा जाए तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग रेशियो में करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, एक ही साल की तो उठाते हैं हम, ऐसा तो नहीं है बहुत सारे सालों की ले रहे हैं हम। हालांकि वो बात अलग है, अकाउंटिंग रेशियो निकालेंगे हर साल हम, ऐसा नहीं है कि एक ही साल निकालेंगे हर साल, लेकिन जब कभी भी एक साल में निकाल रहे हैं, करंट रेशियो निकाल रहे हैं, 2024 के निकाल रहे हैं, तो 2024 के ही करंट एसेट, 2024 की करंट लायबिलिटी, तो यानी मैं किसी इधर उधर के सालों की फिगर तो कंसीडर नहीं करता। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा हूं तो उसी साल का ग्रॉस प्रॉफिट, उसी साल की सेल्स इनटू 100 कर देता हूं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग रेशियो है वो भी बेसिकली एक ही साल पर स्टिक रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता है। और जो एक ही साल पर स्टिक रहता है, एक ही पर्टिकुलर ईयर के अलग अलग कंपोनेंट्स का आपस में एनालिसिस करवाता है, तो वो आपका वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अकाउंटिंग रेशियो है इसको मैं आमतौर पर अगर कहूंगा तो इसको मैं वर्टिकल एनालिसिस की कैटेगरी के अंदर ही फॉल कराऊंगा। इसके अलावा जहां हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर कि एक साल से दूसरे साल का डेटा या कई बार 3 साल का डेटा भी मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां लगातार मूवमेंट होती रहती है आपकी, तो इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर हम लोग डायनेमिक फिर से स्पेलिंग गलत हो गई, तो डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ड का मतलब उम्मीद करता हूं सभी के सभी जानते हैं, जहां पर मूवमेंट्स नजर आती हैं। और यहां तो पर्टिकुलरली हम एक ही पर्टिकुलर ईयर पर स्टिक हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, जड़ित हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं आती हमारी, तो इसको स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इन सभी एनालिसिस की डेफिनेशन हमारी क्या बनने वाली है, तो डेफिनेशन वही कि व्हेनेवर, अगर सपोज करो एक साल से ज्यादा साल के अंदर हम कहीं भी किसी भी डेटा का, वेदर वो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी, कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर का, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रहेगा। हम कह सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस का अपनी ही परफॉर्मेंस पिछले साल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। मैं अपनी परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन कर रहा हूं किसी दूसरी कंपनी के साथ में कर रहा हूं, लेकिन करंट ईयर का ही कर रहा हूं, तो वो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर फॉल करने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये डायनेमिक एनालिसिस, ये स्टैटिक एनालिसिस। इसी के साथ में नंबर ऑफ टर्म्स और भी जरा बढ़ जाती हैं। एक होती है आपकी इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होती है इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होती है इंट्रा फर्म। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, विद इन अ फर्म, विद इन अ फर्म, यानी आप अपनी ही फर्म के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी ही कंपनी के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, तो शायद मे बी आपका रहेगा शायद कि आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे होगे, अपनी परफॉर्मेंस का पास्ट ईयर के साथ में आप शायद एनालिसिस कर रहे होगे। हालांकि क्या अपनी फर्म के अंदर एनालिसिस आप ये भी करते हो या नहीं अकाउंटिंग रेशियो, तो हाँ बिल्कुल, ये भी हम अपनी ही फर्म का कर लेते हैं काफी बार, कि अपना इस साल का करंट रेशियो निकाला। तो टेक्निकली वैसे कह नहीं सकता मैं कि इंट्रा फर्म हमेशा ही ये होगा, इंट्रा फर्म ये भी हो सकता है, इंट्रा फर्म ये भी हो सकता है, लेकिन आपको ये अलग से दो टर्म याद तो जरूर रखनी है, जो कि एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जिसका मतलब क्या है कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, विद इन अ कंपनी। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो विद इन अ कंपनी ही आप कंपैरिजन कर रहे हो। और जबकि जो दूसरा आपका वर्ड आने वाला है वो क्या है आपका, इंटर फर्म कंपैरिजन, फिर स्पेलिंग गलत हो गई, इंटर फर्म कंपैरिजन, जहां पर आप एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, कंपनी ए का कंपनी बी के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो। तो दो ये जो टर्म्स हैं ये भी जरूर याद रखिएगा, ऐसे करके पूछेंगे नहीं। बाकी आमतौर पर अगर मैं बोलूं, एक जनरली बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बात,
जो इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन होगा वो मैं अपना कंपैरिजन शायद अपनी ही परफॉर्मेंस किसी पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आप हॉरिजॉन्टल कोट कर सकते हो। और जो आपका इंटर फॉर्म होगा, अब अगर आप अपनी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो अपनी साल 2024 की परफॉर्मेंस किसी कंपनी की जब परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे तो साल 2024 की ही करोगे, तो सेम ईयर पे ही करोगे, सेम ईयर पे ही करोगे तो उसको आप कह सकते हो वर्टिकल एनालिसिस। लेकिन फिर से वही बात की एक जनरल बात है, बातें और भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रा फॉर्म बेसिकली आप वर्टिकल कर रहे हो, एक ही साल के अंदर कर रहे हो सकता है। जैसे जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, इंट्रा फॉर्म या इंटर फॉर्म। हाँ, अपनी अपनी ही फॉर्म का तो करता हूं मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, लेकिन वो वर्टिकल होती है। तो ऐसे करके तो थोड़े एक्सेप्शनल एग्जांपल भी बन जाते हैं हमारे, तो इसलिए इन टर्म्स को अलग से ही याद रखना है। खैर, इसके अलावा और क्या बचा, हाँ एक यहां पर एक और भी नाम है, नाम बहुत है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, एक और नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑब्वियसली नाम से क्या समझ में आता है हमें कि टाइम सीरीज एनालिसिस में हम टाइम के हिसाब से, अलग अलग वक्त के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते होंगे, एक कुछ ट्रेंड बनाते होंगे, और इसी ही लिए यहां पर इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम तो ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। तो एक से ज्यादा सालों का कंपैरिजन होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। मोमेंट्स यहां पर होती रहती हैं तो डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। वक्त के साथ में हम अलग अलग सालों का कंपैरिजन करते हैं तो टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। वक्त के साथ जब आप एनालाइज करते हो चीजों को, साल 2008, 9, 10, 11, तो एक ट्रेंड बनता है, एक ट्रेंड लाइन बनती है, तो ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं इस चीज को। तो ये वाली बातें याद रखिएगा बस। बस तो इसके अंदर बस यही था। और इसके अलावा 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो वही अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी है, जो उम्मीद करूंगा पढ़ा भी हुआ है आप लोगों ने काफी बार, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। थ्योरी में से उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हाँ जरूर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मान के चलो टोटलिटी में है ही 7 नंबर की, जहां 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म्ड है, 1 नंबर की थ्योरी भी कंफर्म्ड है जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी में से ही आएगी। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर जरूर, छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा चलो एक ये बेसिक बात भी तो है। क्या बेसिक बात, ये बेसिक बात, ये आखिरी बात है, छोटी बात है। ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, ये किस फॉर्मेट की बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो वर्टिकल फॉर्मेट की बनाते हैं हम, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल फॉर्मेट की बनाते हैं हम। और कौन से एक्ट के अंदर ये बात गिवन है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात गिवन है। और इसके अलावा कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं, वो कई बार, एक बार मेरे ख्याल से आया है किसी कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, कि ये जो ये फॉर्मेट दिया गया है ये कंपनीज एक्ट के किस कोने में दिया गया है। अब किस कोने का मतलब, ऑब्वियसली जो एक्ट होते हैं, जो कानून होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, उसमें सबसेक्शंस होते हैं, उसमें स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। ऑब्वियसली वो सब कुछ आपको पता नहीं करना कि सेक्शन का क्या मतलब है, सबसेक्शन का क्या मतलब है, आपको तो बात याद कर लेनी है कि ये शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट में ये गिवन है। और ध्यान रखना, कई बार इवन जब ये कंपार्टमेंट में आया था तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ठीक है शेड्यूल थर्ड याद हो गया हमें, तो उन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा था और ऑप्शन में ही दिया था शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट, शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड, शेड्यूल थर्ड पार्ट थर्ड। तो आपको शेड्यूल नंबर भी याद करना है और पार्ट भी याद करना है, तो दोनों चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो ये वाली बात याद रखना। तो